एक लड़की जो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंडिया से सफर पर निकल पड़ती है, जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है। दरअसल मात्र 25 साल की उम्र में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस अभी इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद उस लड़की के माता पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल एक घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है नंदग्राम। नंदग्राम थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है इंदिरापुरम, और इसी इंदिरापुरम इलाके का रहने वाला नत्थू सिंह, पत्नी का नाम बिमलिश देवी। नत्थू सिंह के टोटल 4 बच्चे, जिसमें से 3 बेटियां और एक छोटा बेटा है। बड़ी बेटी का नाम सुमन जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। वैसे तो नत्थू सिंह मुरादनगर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से इंदिरापुरम में ही एक किराए के कमरा लेकर अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है। नत्थू सिंह अपने बच्चों के परवरिश करने के लिए ठेले पे चाट बेचता है, थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों और परिवार के साथ गुजारा करता है। लेकिन इधर सुमन जैसे ही जवानी के दहलीज की पे कदम रखती है, उसकी बढ़ती उम्र को देखकर नत्थू सिंह को चिंता सताने लगता है। नत्थू सिंह एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि इससे पहले कि उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, क्यों ना सुमन की कहीं जल्द से जल्द शादी करा दे। नत्थू सिंह जैसे इस तरह की बातें अपने पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी भी अपने नत्थू की बातों मान जाती है। उसके बाद से नत्थू सिंह सुमन की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है, और आखिरकार नत्थू सिंह की ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। और फिर नत्थू सिंह को फरीदाबाद का एक लड़का परवीन कुमार मिल जाता है। परवीन कुमार, जिसका उम्र है लगभग 24 साल, जो दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी करता है। वैसे तो परवीन कुमार देखने में कुछ खास हैंडसम नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से नत्थू सिंह को लगता है कि शायद उसकी बच्ची का एक बेहतर भविष्य होने वाला है। इसीलिए वो नत्थू सिंह परवीन को पसंद कर लेता है, और साल 2008 का फरवरी महीने में रीति रिवाज के तहत अपनी बेटी की शादी परवीन से करा देता है। सुमन जब शादी कर अपने ससुराल जाती है, उस दिन तो सही से समय गुजरता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, सुमन को अपने पति को समझने में देर नहीं लगता है। दरअसल सुमन देखने में जितने ही खूबसूरत थे, उतने ही चंचल और उतने ही लोगों से हंसी मजाक करने वाली थी। लेकिन परवीन, जो बेहद ही सीधा साधा इंसान ही नहीं था, बल्कि लोगों से बहुत ही कम बातचीत करता था, किसी से हंसी मजाक भी नहीं करता था। किसी और से तो दूर की बात, परवीन अपने पत्नी से भी हंसी मजाक नहीं करता था, जो सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सुमन चाहती थी कि जैसे ही वो ऐसे चंचल है, जैसे वो लोगों से हंसी मजाक करती है, उसका पति भी बिल्कुल वैसा ही रहे। लेकिन इसीलिए सुमन अपने पति के साथ समय तो गुजारने लगती है। सुमन को लगता है कि जैसे कुछ दिन का समय गुजरेगा, शायद उसके पति के अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा। देखते ही देखते लगभग 6 साल का समय गुजर जाता है। इन 6 सालों में सुमन के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन परवीन के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। जब ये 6 साल का समय गुजर जाता है, परवीन के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। सुमन को लगता है कि शायद उसके पति के साथ उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, उसके पति के साथ सुमन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सुमन एक फैसला लेती है कि एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली आती है और अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ देती है। सुमन जब अपने बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है, उसके बाद से परवीन सुमन को काफी मनाने की कोशिश करता है, वापस अपने साथ ले जाने की कई बार कहता भी है। लेकिन सुमन हर बात पर परवीन को एक ही जवाब देती है कि दरअसल मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आखिरकार हार थक कर परवीन भी सुमन को छोड़ देता है। लेकिन सुमन जब अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, नत्थू सिंह इतना पैसा नहीं कमा पाता कि सबका खर्च उठा सके, जिसकी वजह से सुमन के बच्चों का पालन पोषण का पढ़ने में भी काफी दिक्कतें आनी शुरू होती है। इसीलिए सुमन फिर से एक फैसला लेती है और अपने ही इलाके की एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी ले लेती है। सुमन जैसे ही प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी ले लेती है, उसके बाद से उसके अपने ही इलाके में एक किराए का कमरा ले लेती है। जिसमें किराए का कमरा लेती है, उस मकान मालकिन का नाम है अंजू शर्मा। किराए का कमरा लेकर वहीं से सुमन नौकरी तो करने लगती है, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखती है। नौकरी करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है,
3 जून 2014 को रात्रि के 9 बजे के आसपास मकान मालकिन अंजू शर्मा फर्स्ट फ्लोर पे जब किसी काम से जाती है तो देखती है कि सुमन के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है। अंजू जब दरवाजा के नजदीक पहुंचती है तो कमरे के अंदर का नजारा देख उसे पैर तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर सुमन का डेड बॉडी पड़ा रहता है। सुमन के गले में उसी का चुन्नी लपेटा गया हुआ था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसी चुन्नी से सुमन की हत्या कर दी गई है। अंजू जैसे ही इस तरह से नजारा देखती है, डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। अंजू की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुमन के माता पिता को भी दी जाती है। लेकिन जैसे ही सुमन के माता पिता और उसके बच्चों को जब मालूम चलता है कि सुमन की हत्या कर दी गई है, सब के सब रोते बिरखते उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में भी दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले सुमन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मकान मालकिन अंजू से पूछताछ करती है, क्या तुमने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा है? अंजू कहती है कि साहब मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। पुलिस सुमन के माता पिता से भी पूछताछ करती है कि क्या तुम लोग किसी पे शक है कि सुमन की हत्या का कौन कर सकता है? इसमें सुमन के पिता कहता है कि साहब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी ऑलरेडी शादीशुदा है और अपने पति को छोड़कर यहाँ के किराए के कमरे में रहती थी। सुमन के पिता जैसे इस तरह की बात पुलिस वाले से कहते हैं, पुलिस को भी लगता है कि शायद सुमन का हत्या उसके पति ने ही किया है। पुलिस सुमन के पिता की तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस के छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुमन के पति परवीन से मुलाकात करती है, फिर सुमन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो परवीन कहता है कि साहब मुझे मालूम ही नहीं कि सुमन की हत्या हो गई है। दरअसल मैंने पिछले कई महीनों से उसे कोई बातचीत ही नहीं की। पुलिस अपने तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ में परवीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुमन के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालता है। पुलिस जब सीडीआर निकालती है तो उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर सुमन पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजीव त्यागी के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजीव त्यागी, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो धोकना गांव के रहने वाला है। पुलिस को लगता है कि सुमन की हत्या के बारे में अब राजीव ही बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब राजीव के घर पे जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस जब राजीव के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि राजीव अपना घर छोड़कर के फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि राजीव अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं राजीव के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। पुलिस राजीव की हर जगहों पे तलाश करती है, लेकिन राजीव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब राजीव को मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और फिर 5 जून 2014 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास गाजियाबाद का पुराने बस अड्डे से पुलिस राजीव को अपने कस्टडी में लेकर सीधे थाने पहुंच जाती है और फिर वहां से पुलिस राजीव से सुमन की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पहले तो राजीव इधर उधर की बातें कहता है, लेकिन पुलिस जैसे जैसे अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, राजीव का सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार वो मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुमन को जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से एक किराए का कमरा तो ले लेती है, लेकिन उसके किराए के कमरे में अकेले ही रहने लगती है और वहीं से वो अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सुमन की नौकरी चली जाती है। सुमन की जब नौकरी चली जाती है तो उसका हाल ही इतना बुरा हो जाता है कि वक्त पे अपना किराया भी नहीं भर पाती थी सुमन। उसके बाद से सुमन फिर से नौकरी तो करना चाहती है, तभी सुमन से फिर से सोचती है, इतने महीने नौकरी कर लिया मैंने, कुछ नौकरी से मेरा शौक भी पूरा नहीं हो पा रहा। इसीलिए अब सुमन एक नए जीवन की शुरुआत करती है। सुमन नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने ही इलाके के रहने वाले मुंह बोली मौसी बबीता से मुलाकात करती है और बबीता से कहती है कि मौसी मेरे लिए एक काम कर दो, दरअसल मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दो जो अच्छा खासा पैसा वाला, मेरे पे ढेर सारा पैसा खर्च करे और मेरे तमाम शौक भी पूरे करे, बदले में वो जो चाहेगा मैं उसे दूंगी। सुमन जैसे इस तरह की बात बबीता से कहती है, बबीता भी सुमन की बातों में मान जाती है। दरअसल बबीता पहले से ही राजीव त्यागी को जानती है। राजीव पैसा वाला ही नहीं था, बल्कि कई महिलाओं के साथ भी जाता था और उनके ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च करता था। बबीता जाकर के राजीव से मुलाकात करती है
और साथ ही साथ सुमन का फोटो दिखाती है। तो सुमन की बात राजीव के सामने रखती है। राजीव जब सुमन के फोटो देखता है तो सुमन की खूबसूरती देखकर तुरंत ही बबीता की बात राजीव मान जाता है। फिर बबीता ही राजीव और सुमन की मुलाकात कराता है। राजीव और सुमन पहली बार जब एक दूसरे की मुलाकात करते हैं, तो पहली बार जब दोनों एक दूसरे के देखते हैं, सामने आते हैं, तो पहली नजर में राजीव और सुमन दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से जैसे डील हुआ था बिल्कुल वैसे ही राजीव सुमन के साथ ढेरों सारे खर्च करने लगते हैं। बदले में सुमन अपना जिस्म राजीव को सौंप देती है। समय यूं ही गुजरने लगता है। सुमन जो भी डिमांड करती थी राजीव उसे पूरा करता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सुमन को ये एहसास होता है कि उसे राजीव से प्यार हो गया है। हालांकि प्यार पहले से जानती थी राजीव के साथ क्या डील हुआ है। सुमन अपने दिल की बात राजीव से कहना तो नहीं चाहती, लेकिन राजीव के बगैर वो रह भी नहीं पाते। इसीलिए वो एक दिन हिम्मत जुटाकर सुमन अपने दिल की बात राजीव से कह ही देती है। सुमन राजीव से कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। सुमन जब भी इस तरह की बात राजीव से कहता है, राजीव भी सुमन के इस कदर से आदी हो चुका था कि राजीव भी सुमन के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन राजीव पहले से ही जानता था कि सुमन शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। उस वक्त राजीव सुमन की बात मान लेता है। लेकिन राजीव जैसे ही सुमन की बात मान लेता है, उसके बाद से सुमन राजीव के ऊपर पति जैसा हक जताने लगती है। कुछ दिन का समय जब गुजर जाता है, सुमन फिर से राजीव के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन सुमन जब राजीव के ऊपर शादी के दबाव जब डालना शुरू करती है, तब सुमन को एहसास होता है कि राजीव से शादी करना ही नहीं चाहता। जब सुमन को ये यकीन हो जाता है कि राजीव उससे शादी करना नहीं चाहता है, सुमन भी अब राजीव के ऊपर बहुत बड़ा डिमांड रख देती है। एक दिन राजीव जब सुमन से मुलाकात करता है, तो सुमन राजीव से कहती है कि मेरे लिए मुरादनगर में एक प्लॉट खरीद दो। जब प्लॉट की बात राजीव से कहती है, तो राजीव भी सुनकर सोच में पड़ जाता है कि अभी तक तो मैं हजारों का खर्च उठाता था, अब लाखों का खर्च है। लाखों का खर्चा राजीव नहीं उठा सकता था। हालांकि राजीव सुमन को मना भी नहीं कर पाता है। 3 जून 2014 की रात्रि के वक्त राजीव जब सुमन के घर पे मिलने के लिए जाता है, तो सुमन उस वक्त राजीव के सामने यही पेश करती है, कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो सबसे पहले मेरे लिए वो प्लॉट खरीद दो, और इसी जिद पर उतर जाती है। इसी बात को लेकर के राजीव और सुमन के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, तो सुमन को जब ये यकीन हो जाता है कि राजीव उसके लिए प्लॉट भी नहीं खरीदेगा, तो सुमन अब राजीव को धमकी देने लगती है। सुमन राजीव से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए प्लॉट नहीं खरीदा तो मैं तुम्हें बदनाम ही नहीं करूंगी, बल्कि पुलिस में भी फंसा दूंगी। सुमन जब इस तरह की बातें राजीव से कहती है, तो पुलिस का नाम सुनकर राजीव भी एकदम से डर जाता है, और राजीव को लगता है कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इससे पहले कि सुमन उसे फंसा दे, राजीव जल्दबाजी में ये फैसला ले लेता है, और उसी वक्त ही सुमन की चुन्नी लेकर उसे गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक सुमन की सांसें नहीं रुक जाती। सुमन जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद से राजीव इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे दरवाजा बंद किए बगैर ही वहां से वो मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राजीव जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसके असलियत सुमन के माता पिता को जब मालूम चलता है, तो उन्हें भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। फिलहाल पुलिस भी इस राजीव को कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। सुमन के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।